हम आप लोगों के समक्ष आदिकाल से संभावित कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जिस पर भविष्य में क्वेश्चन बन चुके हैं और बन सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह है ये। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठें, क्योंकि हम आपको प्रश्न बोलेंगे और उसका उत्तर भी बोलेंगे। पहले आपको सोचने का थोड़ा सा वक्त देंगे, उसके बाद हम उसका उत्तर बताएंगे। और आप लोग उस उत्तर को लिखते जाइएगा प्रश्नों के साथ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने हिंदी भाषा साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया? तो अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किस साहित्य इतिहासकार ने किया है? तो सोचिए आप लोग, क्या हो सकता है इसका उत्तर? हाँ, सही सोचा होगा आप लोगों ने। इसका सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया है, लगभग 5000 कवियों का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम किस साहित्यकार या साहित्य इतिहासकार ने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया? तो इसका भी उत्तर आप लोग बताइए। कौन से ऐसे साहित्य इतिहासकार थे जिन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाई हैं? तो हम आपको बता देते हैं। ये मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। और हिंदी नवरत्न जो उनकी रचना है, ये 1910 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इनकी जो 3 श्रेणियां थी कवियों की, सबसे पहली श्रेणी है वृहत्त्रयी। वृहत्त्रयी में इन्होंने सर्वप्रथम स्थान पर सूरदास को रखते हैं, उसके बाद तुलसीदास को रखते हैं, उसके बाद रीतिकालीन कवि देव को रखते हैं। दूसरी श्रेणी इनकी मध्यत्रयी है, जिसमें तीनों कवि रीतिकालीन हैं, बिहारी हैं, फिर भूषण हैं, फिर केशव हैं। उसके बाद तीसरी श्रेणी इनकी लघुत्रयी है, जिसमें मतीराम जो कि रीतिकालीन कवि हैं, दूसरे चंद्रवरदाई जो कि आदिकालीन कवि हैं, और सबसे लास्ट में कौन आते हैं? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये रही इनकी 9 कवियों की 3 श्रेणियाँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आदिकाल के किस रचनाकार ने महापुराण की रचना की? ये क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। चलिए हम बता देते हैं। इसका उत्तर है महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत। महापुराण किसने लिखा है? तो पुष्पदंत ने लिखा है। ये आदिकालीन कवि हैं। और पुष्पदंत के बारे में हम आपको और अगर बताएं तो ये अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अपभ्रंश के भवभूति। इन्होंने महापुराण की रचना की है। चौथा क्वेश्चन आते हैं। प्राकृत पैगलम किसकी रचना है? प्राकृत पैगलम किसकी रचना है? यह आदिकाल की एक रचना है। इसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पैगलम लक्ष्मीधर की रचना है। ये 14वीं सदी में इसकी रचना हुई है। पांचवा क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा? भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर के उन्होंने क्या कहा?
ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देश भाषा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम ना दे करके लोक भाषा को देश भाषा कहा। ठीक। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? मतलब गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? जवाब दीजिए आप लोग। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। किसने? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। यहाँ ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कौन है? गोरखनाथ, मिश्र बंधुओं के अनुसार। कौन सा काल विविधता और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा? तो इसका उत्तर बताओ। आदिकाल है कि भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? कौन सा काल है जो विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है? तो इसका उत्तर है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। चलिए आते हैं 8वें प्रश्न पर। सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध की किस शाखा से था? जो सिद्ध कवि थे, 84 सिद्ध कवि थे, तो उनका संबंध जो है बौद्ध की किस शाखा से था? आप बता सकते हैं? बिल्कुल, सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध के वज्रयान शाखा से था। ठीक है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है। प्रथम सिद्ध कवि किसे माना जाता है? जिन्होंने सहजयान का प्रवर्तन किया है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो प्रथम सिद्ध कवि किसे माना जाता है, दूसरा सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। सरहप्पा जो है प्रथम सिद्ध कवि हैं और इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है हमारा कि ब्रज माधुरी किसकी रचना है? ब्रज माधुरी किसकी रचना है? तो हम आपको बता दें, पहले आप लोग बताइए ब्रज माधुरी किसकी रचना है। आप लोग कमेंट में अपने उत्तर ज़रूर दीजिएगा, हम देखेंगे उसका। ठीक है, हाँ। तो ब्रज माधुरी जो है वो वियोगी हरि की रचना है। किसकी? वियोगी हरि की रचना है। वियोगी हरि का पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक। अच्छा, आगे कौन से साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया? यानी ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि साहित्य इतिहासकारों ने जो काल का विभाजन किया है, तो कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन ही नहीं किया है? तो इसका उत्तर होगा हमारे प्रथम साहित्य इतिहासकार जिन्होंने साहित्य लिखने का प्रयास किया था, तो गरसा दत्तासी जी, और दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास की जो रचना है उसका आधार इनका क्या रहा है? तो वर्ण क्रमानुसार। इन्होंने अपने इतिहास का आधार वर्ण क्रमानुसार बनाया है, जिसमें कवियों का जो वर्णन है वर्णों के क्रमानुसार किया गया है, बल्कि काल का विभाजन नहीं किया गया है। ठीक। अच्छा, 12वां क्वेश्चन है कि काल विभाजन का पहला श्रेय किसे जाता है? काल विभाजन का पहला श्रेय किसे जाता है? तो काल विभाजन का पहला श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था। अच्छा, 13वां क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो हम आपको बता दें कि आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा?
तो उस समय की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अच्छा, 14वां क्वेश्चन है कि रीतिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? क्या है? रीतिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो रीतिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख, इसका भी जवाब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्हीं से ही रीतिकाल नाम आगे चल करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया। आगे देखते हैं कि किस साहित्य इतिहासकार ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? जवाब दीजिए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो इसका जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आदिकाल को वीरगाथा काल। अब इन्होंने वीरगाथा काल क्यों कहा, मतलब किसके आधार पे इन्होंने कहा? तो आदिकाल में कुछ रासो ग्रंथ हैं और उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। यानी उस समय की जो प्रवृत्तियां और स्थितियां थी उसके हिसाब से इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। आगे का सवाल, यहाँ हमारे कुछ मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आदिकाल के नामकरण को लेकर के है। तो इस क्वेश्चन से आपका ये सेगमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है, अगर इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। लास्ट में हम इन सबको एक जगह लिखे हैं, उसको फिर हम आपको दिखा देंगे, वहाँ से फिर रिवीजन हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को फिर याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो आदिकाल को आदिकाल किस इतिहासकार ने नामकरण किया? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो इसका जवाब होगा, 16वें का जवाब होगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा? ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा? तो इसका जवाब होगा, 17वां क्वेश्चन है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने कहा था आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने नाम दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। इसका 2 सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि एक तो पूछ लेता है कि चारण काल किसने दिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि चारण काल और वहाँ पर ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन है तो हम जॉर्ज ग्रियर्सन को लगाएंगे, और अगर जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है तब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लगाएंगे। लेकिन अगर संधि काल एवं चारण काल दोनों साथ में दे करके पूछ लिया है तो वहाँ पर हमारा जो आंसर की प्रायोरिटी है वो राम कुमार वर्मा को जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और अगर वो नहीं है विकल्प में तब हम जॉर्ज ग्रियर्सन को लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? यहाँ पे रिपीटेड है क्वेश्चन, तो आप लोगों को तो अभी हमने तुरंत ही बताया, तो याद होगा कि आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था आदिकाल को वीर काल, ठीक है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और अगर वीर गाथा काल आ जाए तो फिर किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। अच्छा, 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो बीज वपन काल आदिकाल को
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, आदिकाल को। ठीक। अच्छा, 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन, ये हिंदी साहित्य में साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से ग्रंथ को लिखा है। किसने लिखा है ये? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। कौन? नलिन विलोचन शर्मा ने। देखिए यहाँ अगर नहीं याद हो रहा है तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या है? दर्शन, हिंदी साहित्य दर्शन, मतलब सॉरी साहित्य का इतिहास दर्शन, यानी अगर साहित्य के इतिहास का दर्शन करना है तो आँख होना चाहिए। आँख को और क्या कहते हैं? नलिन। मतलब यहाँ विलोचन में देखना, तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, तो इससे हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? तो यहाँ पर सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, आरंभिक काल, मतलब आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, या आरंभिक काल नामकरण किसने किया? तो आरंभिक काल, यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन होता है, प्रारंभिक और आरंभिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि आदिकाल को आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है, जबकि प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और आरंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। देखिए मिस्र बंधुओं से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, हम ये भी तो जान लें। हेलो, हाँ देखिए यहाँ पे आरंभिक काल आदिकाल को किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हमने बनाया है और पूरा का पूरा आदिकाल से ही है। ठीक है। हाँ, तो अपभ्रंश काल किसने कहा था? बताइए। चलिए हम बताते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। 26वां क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? तो बताइए आप लोग। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। आधार काल किसने कहा है आदिकाल को? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जवाब होगा मोहन अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा है आदिकाल को। 28वां क्वेश्चन आता है, अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल किसने नाम दिया? आदिकाल को अंधकार काल, चलिए यहाँ पे मिट गया, हम इसको एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है। चलिए आप लोगों ने सवाल तो जान ही लिया ना कि अंधकार काल किसने नाम दिया है। तो अंधकार काल डॉक्टर कमल कुल कृष्ण श्रेष्ठ
डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। ठीक। 29वां क्वेश्चन आते हैं, संक्रमण काल किसने कहा है? तो इसको राम खिलावन पांडे ने कहा है। किसने? राम खिलावन पांडे ने कहा है। संक्रमण काल ये कहा है राम खिलावन पांडे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब हमने एक वो बनाया हुआ है, इसका पूरा एक जगह कर दिया है, तो उसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे आदिकाल का विभिन्न विद्वानों द्वारा नामकरण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, शांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जो है प्रारंभिक, जो गणपति, यहाँ गणपति पति यहाँ पा है तो प्रारंभिक समझ लो। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहा है। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी काल। मोहन अवस्थी आधार काल। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल। ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये पूरा सेगमेंट तैयार हो गया कि आदिकाल का नामकरण। ऐसे ऐसे हम पूरे सेगमेंट पे आदिकाल से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आदिकाल का वर्ग वो काल विभाजन को लेकर के और ये नामकरण को लेकर के हमने क्वेश्चन बना ही दिया है। आदिकाल के कवियों की पूरी के आप लोगों के सामने आएंगे। मतलब अगला वीडियो हमारा आदिकाल के कवियों का लिस्ट होगा और उनके कवियों की जो रचनाएं हैं वो होंगी और हम उसको श्रेणीवार लेके आएंगे। जैसे कि अगर वो अपभ्रंश की हैं तो अपभ्रंश वाली अलग होंगी और उसके बाद रासो साहित्य आएगा, जैन साहित्य और कुछ नाथ साहित्य होंगे। तो इन सबको हम अलग अलग श्रेणीवार लेके आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग 1 घंटे की निशान बनी होगी यहाँ पे, तो उस पर आप लोग क्लिक कीजिए तो आप लोगों को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आप लोग उसे देख लेंगे। तो धन्यवाद।